घर में सुबह सुबह सास सुमन और बड़ी बहू मेघा के बीच सफाई को लेकर बहस शुरू हो जाती है। सुमन को मेघा का काम कभी पसंद नहीं आता। ये सब क्या है मेघा बहू, ये फर्श इतना गंदा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है तुमने आज ढंग से पोछा ही नहीं मारा। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ढंग से काम किया करो। माँ जी, मैंने तो पोछा बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा पोछा पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कल और भी अच्छे से सफाई करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर तेरे जैसी बहू घर में होगी तो मुझे चिंता करनी पड़ेगी ना। और कल अच्छे से सफाई कर दूंगी का क्या मतलब होता है? अभी के अभी पोछा उठा और दोबारा से मेरी आंखों के सामने पोछा लगा। अगर मैं इस घर में ना रहूं तो इस घर में तो कुछ भी ढंग से होने वाला नहीं है। तुम सब के सब अपने शरीर पर जंग लगाकर बैठे हो और आलसी हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब सुमन रसोई में किसी काम से जाती है तो वो देखती है वहां पर उसकी छोटी बहू आरती फिर से आटा निकाल कर रोटी बनाने के लिए जा रही थी। वो अपनी छोटी बहू आरती से कहती है, ये सब क्या है आरती बहू? तुम फिर से आटा निकाल कर रोटी बना रही हो? तुमने आटा पहले से तैयार करके कब रख लिया? अभी अभी दोपहर में तो सोकर उठी हो। माँ जी, वो समय बच जाए इसलिए मैंने रात को ही आटा गूंथ कर रख लिया था और दोपहर में अब उससे रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। आप बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपको रोटियां बनाकर देती हूँ। तो क्या हम सब लोगों को बीमार करना चाहती है, जो रात के तैयार किए हुए आटे की रोटी हमें दिन में खिलाना चाहती है? ये आटा मैं गाय को पार्क में घूमने जाऊंगी तब खिलाकर आऊंगी। अभी के अभी ताजा आटा लगा और उसकी रोटी बना। और आज के बाद इस घर में कभी भी बासी आटे की रोटी हमें नहीं खिलानी, समझी तुम? माँ जी, अब कैसी बात कर रही हैं? विदेश में तो कई दिनों का खाना बनाकर तैयार करके फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद उसे पूरे हफ्ते खाते हैं। अगर ऐसा कुछ विदेश में होता है तो जाकर विदेश में ही रह ले और अपनी माँ को बोल दे कि तेरी शादी किसी विदेशी ससुराल में ही कर दे। इस घर में मेरी चलती आई है और मेरी चलेगी, समझी तू? अभी के अभी ये आटा यहाँ से हटा और नया आटा तैयार करके रोटी बना। ठीक है माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं अभी के अभी नया आटा लगाकर तैयार कर देती हूँ। अब आरती नया आटा तैयार कर देती है। सुमन की यही आदत थी कि वो हर काम में नुक्स निकाला करती और अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आता तो वो उस काम को दोबारा करवाया करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन आरती बैठकर अपना टीवी सीरियल देख रही थी कि तभी सुमन उसके पास में बहुत सारी भिंडी लेकर आती है। बहू, बैठे बैठे टीवी सीरियल ही देख रही है ना? ये ले, ये भिंडी काट दे, कल सुबह भिंडी और पराठे बनाएंगे। माँ जी, अभी मुझे ये सीरियल देखने दीजिए ना, ये भिंडी मैं कल सुबह ही काट दूंगी। वैसे भी आप ही ने तो बोला है रात को तैयारी नहीं करते। रात को अगर तैयारी करो तो सुबह तक कोई चीज बासी हो जाती है। आटा भी तो आपने फेंकने के लिए बोल दिया था ना, अब आप मुझे भिंडी काटने के लिए बोल रही हैं। चुपचाप जितना बोला जाए उतना किया कर। आटा गूंथ कर रख दो तो खराब हो जाता है, भिंडी खराब नहीं होती। चल अभी क्या अभी ये भिंडी गोल गोल काट दे, समझी? आरती चुपचाप अपनी सास की बात मानकर भिंडी को गोल गोल काट देती है। ऐसे उसका पूरा सीरियल भिंडी काटने में बीत जाता है। वो भिंडी काट कर फ्रिज में रख देती है। अगली सुबह मेघा के खाना बनाने की बारी थी। मेघा रसोई में जाती है और लंबे लंबे प्याज काट देती है। तभी वो फ्रिज से भिंडी निकालकर जैसे ही भिंडी बनाने लगती है कि वहां पर सुमन आ जाती है। ये क्या कर रही है मेघा बहू? देख नहीं रही भिंडी गोल कटी है और तूने प्याज लंबे काट दिए? ये प्याज छोटे छोटे काट, वरना भिंडी के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। माँ जी, मैंने तो लंबी भिंडी के हिसाब से ही प्याज लंबे काटे थे। अब मुझे क्या पता था आरती ने भिंडी गोल काटी होगी। कोई बात नहीं, पेट में ही तो जाना है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। खाना बनाने के तरीके से पता चलता है कि खाना कैसा बना है। खाना हमेशा दिल से बनाना चाहिए। ये प्याज हम सलाद में इस्तेमाल कर लेंगे, अभी के अभी छोटे छोटे प्याज काट, समझी? सुमन से कोई भी बहस नहीं करता और अब मेघा भी उस प्याज को सलाद के लिए रख देती है और दोबारा से प्याज काटकर सब्जी बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुमन का पति केशव उसे समझाते हुए कहता है, सुमन, अब हमारी दोनों बहुएं बड़ी हो गई है और पूरे घर को संभालने के लिए काबिल भी हो गई है, इसलिए हर चीज में तुम नुक्स क्यों निकालती रहती हो? वो जो भी कर रही है करने दो, धीरे धीरे वो खुद ही चीजें सही से करने लग जाएंगी। अजी, आप जानते नहीं है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना तो आपकी माँ मेरे सिर पर खड़ी होकर मुझसे काम करवाती थी। मैं तो वही कर रही हूँ, जैसे उन्होंने मुझे हर चीज में परफेक्ट और काबिल बनाया है, मैं चाहती हूँ ये भी हर चीज में काबिल बन जाए। इसलिए आप सास बहू के बीच में ना बोले तो अच्छा है। हाँ भाई हाँ, तुम लोगों के बीच में बोलूंगा तो मेरा दाना पानी भी बंद करवा दोगी। भाई जो कर रही हो करो, मैं तो सोचा कि तुम्हें समझा दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है। अब केशव भी चुप हो जाता है और सुमन की तानाशाही पूरे घर में ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन मेघा सुबह के 7 बजे रसोई में घुस जाती है। आज घर में भिंडी ही बनने वाली थी। मेघा ने जल्दी जल्दी भिंडी बनाने की तैयारी की और खुद से कहा, अरे बाप रे,
अब माँ जी उठे उससे पहले ये सब्जी बनाकर तैयार कर देती हूँ, वरना माँ जी आएंगी तो फिर से नुक्स निकालेंगी। प्याज छोटे थे, भिंडी लंबी थी। उससे अच्छा है पहले ही सब्जी बनाकर तैयार कर दूंगी तो वो नुक्स निकाल ही नहीं पाएंगी। अब मेघा जल्दी जल्दी सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर में अपनी बेड टी पीने के लिए सुमन का रसोई में आना होता है। जैसे ही वो सब्जी बनी हुई देखती है तो मेघा पर बरसते हुए कहती है, ये सब क्या है मेघा बहू, तुमने मुझसे बिना पूछे भिंडी बनाकर रख दी। मैं समझ गई, तुमने सोचा होगा अगर माँ जी के आगे खाना बनाऊंगी तो माँ जी उसमें नुक्स निकालेंगी, या फिर तुमने आलस की वजह से पता नहीं कितनी गंदगी से खाना बनाया होगा। ये भिंडी हम किसी गरीब को खिला देंगे। अब भी क्या अभी तुम दोबारा से सब लोगों के लिए नाश्ता बनाओगी? माँ जी मैंने दिल से बनाई है भिंडी और बहुत अच्छी भी बनाई है, आप एक बार खाकर तो देखिए, फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आती तो मैं फेंक दूंगी, लेकिन आप बिना खाए नुक्स तो मत निकालिए। तुझे बोल दिया ना, इस घर में वही होता है जो मैं बोलती हूँ, और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अभी क्या अभी ये भिंडी की सब्जी फेंक दे और दोबारा से सब लोगों के लिए भिंडी की सब्जी और पराठे बना, समझी? वरना अपना सामान बांध और अपने मायके चली जा। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, अगर तू मेरी नहीं सुन सकती तो तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मेघा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो दोबारा भिंडी नहीं बनाती और सब लोगों के लिए वही नाश्ता लगा देती है। सभी लोग आराम से नाश्ता करते हैं। तभी ननद प्रीति कहती है, भाभी भिंडी बहुत अच्छी बनी है, बहुत कुरकुरी है, किसने बनाई? सच में मजा आ गया ये भिंडी खाकर। जहाँ सब लोग भिंडी और पराठे खा रहे थे वहीं सुमन सिर्फ चाय पी रही थी और भिंडी की तरफ देख भी नहीं रही थी। थोड़ी देर में मेघा हिम्मत करके फिर से सब लोगों के बीच आती है और अपनी सास को प्यार से कहती है, माँ जी सुना आपने, प्रीति को भी भिंडी बहुत अच्छी लगी, एक बार खाकर तो देखिए, शायद आपको भी पसंद आ जाए। बोल दिया ना मुझे भिंडी की सब्जी नहीं खानी, जैसे खानी है खा लो। मेरी आंखों के आगे नहीं बनी तो मैं नहीं जानती वो किन हालातों में बनकर तैयार हुई होगी, इसलिए मैं तो नहीं खा सकती। पर माँ जब मेघा इतने प्यार से कह रही तो आप एक बार उसकी बात सुन तो सकती है ना। वही तो मैं सोच रही थी, ये पत्नी का चमचा अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। चलो अच्छा है तेरी जुबान से आवाज तो निकली, वरना मुझे तो लगा था पत्नी के प्यार में तू गूंगा हो गया। तुझे भी अलग से बताना पड़ेगा कि मुझे भिंडी नहीं खानी। सुमन ये बोलकर गुस्से से बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है और उस दिन वो नाश्ता ही नहीं करती। शाम के समय उसकी दोनों बहुएं रसोई में खड़ी होती है और वो अपनी आंखों के आगे उनसे पूरा खाना बनवाती है। उसके बाद रात को जाकर वो कहीं खाना खाती है। ऐसे ही अब रोज उसी की मर्जी चला करती और सास बहू के बीच एक अजीब सी कश्मकश होती। एक दिन मेघा और आरती इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रसोई में एक दूसरे से बात करते हैं। आपको पता है मेघा दीदी, हमारी पड़ोसन तो इतनी ज्यादा समझदार है कि जब उसकी सास ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया ना तो वो अपने पति को लेकर अलग हो गई। तो तुम क्या कहना चाहती हो आरती, कि हमें भी अपने पतियों को लेकर माँ जी को छोड़कर अलग हो जाना चाहिए? लेकिन अभी हमारी ननद बैठी है, हमारा देवर कमा रहा है, हम ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं? उन सबका ख्याल कौन रखेगा? और मोहल्ले वाले माँ जी को कितना ताना देंगे? नहीं नहीं दीदी, राम राम राम, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं इस परिवार को अलग करना चाहती हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पड़ोसन ने अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाई और वो अलग हो गई। हम कम से कम अपनी सास के खिलाफ इतनी आवाज तो उठा ही सकते हैं कि हम सारा काम अपनी मर्जी से करेंगे। अरे पर ये बहुत मुश्किल है आरती, तुम ये बात अच्छे से जानती हो। मैंने सिर्फ एक बार माँ जी से बिना पूछे भिंडी बना दी थी तो माँ जी ने सुबह नाश्ता ही नहीं किया था। भाभी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक दिन नाश्ता नहीं किया था, 2 दिन नहीं करेंगी, लेकिन जब उनके पेट में चूहे कूदेंगे तो अपने आप वो लाइन पर आ जाएंगी और हमारी बात सुनने लगेंगी। हमें बस थोड़ा समय देना होगा। मैं जानती हूँ ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं और वो हमारी परेशानी को समझते हैं। भगवान की कृपा से घर के सारे लोग माँ जी को छोड़कर हमारे दर्द और तकलीफ को समझते हैं। अब दोनों बहुएं मिलकर ये फैसला करती है कि वे अपनी सास को सुधारने की कोशिश एक बार फिर करेंगी। अगली सुबह वे लोग भिंडी की सब्जी बनाकर रख देती हैं और वो भी अपनी मर्जी से। जैसे ही सुमन खाने के टेबल पर आती है, भिंडी की सब्जी बनी हुई देखती है तो गुस्से में फिर से सिर्फ चाय पीती है। तभी सुमन का तीसरा बेटा कहता है, माँ अब खा लो ना, भाभी ने भिंडी अच्छी बनाई होगी, पिछली बार भी तो प्रीति ने तारीफ की थी ना भिंडी की। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप हमेशा रसोई में खड़े होकर देखोगे कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। मुझे तो अभी से डर लगता है, जब तेरी पत्नी आएगी तो तू तो उसके पीछे इन दोनों बेटों से भी बड़ा जोर का गुलाम बन जाएगा, जो अभी से अपनी भाभी का गुलाम बन के बैठा है। जिससे जो खाना है खा लो, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
सुमन ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई और चाय भी बीच में छोड़ देती है। वो कुछ भी खाती पीती नहीं। रात के समय भी अब आरती छोले की सब्जी बिना सास से पूछे बनाकर रख देती है। सास ने जैसे ही छोले की कटोरी देखी तो खाने के टेबल से उठते हुए बोली, ये भी कोई छोले की सब्जी है? सारे छोले तो कच्चे पड़े, इसे खाऊंगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं आज खाना ही ना खाऊं। समझूंगी भगवान के नाम का व्रत किया है। ऐसी बहुएं हो तो एक बूढ़ी सास को व्रत तो करना ही पड़ेगा। सुमन ये बोलकर अब गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और कुछ भी नहीं खाती। वहीं दोनों बहुएं सब लोगों के खाना खाने के बाद सारे बर्तन उठाकर रसोई में रखती हैं और एक दूसरे से बात करती है। देखा भाभी, माँ जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सोच रही हूँ उनके लिए दूध का ग्लास लेकर चली जाऊं। क्या पता थोड़ा दूध पी लेंगी तो उनके शरीर में ताकत आएगी, वरना इस तरह तो बीमार हो जाएंगी। वैसे भी उनका बीपी लो हो जाता है। आरती, एक काम करो, तुम ही उनके लिए दूध का ग्लास लेकर चली जाओ। वैसे भी मैं लेकर जाऊंगी तो मुझ पर ज्यादा गुस्सा होंगी, क्योंकि सुबह भिंडी की सब्जी मैंने बनाई थी ना। पर भाभी, रात को भी तो छोले की सब्जी मैंने बनाई थी ना, गुस्सा तो वो मुझ पर भी हो सकती है। एक काम करते, प्रीति को दूध का ग्लास लेकर भेज देते हैं, वो खुद संभाल लेगी। अब दोनों बहुएं मिलकर ऐसा ही करती है। अपनी ननद को बुलाकर दूध का ग्लास देती है और दूध लेकर प्रीति अपनी माँ सुमन के कमरे में जाती है। सुमन जैसे ही दूध का ग्लास देखती है तो कहती है, ये दूध ढंग से उबला भी नहीं है और इसके अंदर कितनी ज्यादा मलाई है। इतनी मलाई वाला दूध पीऊंगी तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आएंगे, मेरे शरीर में फैट बढ़ जाएगा। तुम लोगों को तो दूध उबाल कर देना भी नहीं आता। अरे मुझे बता देती, मैं तेरे पास खड़ी हो जाती और तुझसे दूध उबलवा लेती, फिर उसे ठंडा करवा लेती और बाद में पीती। अरे माँ, आपको तो हर काम अपनी आंखों के आगे करवाने की आदत हो गई है। हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं मिलती। ये दूध मैं लेकर आई हूँ ना, बस पी लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चली जा इसे लेकर। तुम लोगों को कुछ भी समझाना बेकार है। कोई बात नहीं, जब वो गोल भिंडी के साथ लंबे प्याज या कच्चे छोले वाली सब्जी खाकर तुम लोग बीमार पड़ोगे ना, तब मेरे पास रोते हुए आओगे, फिर तुम लोगों को समझ में आएगी। अब प्रीति दूध का ग्लास लेकर वापस रसोई में आ जाती है, क्योंकि सुमन दूध पीने से मना कर देती है। ऐसे ही अगले दिन भी सुमन की दोनों बहुएं बिना किसी से पूछे पराठे बनाकर रख देती है। सुमन भी नाश्ते के टेबल पर आती है। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। जैसे ही उसने नाश्ते में आलू के पराठे देखे तो कहने लगी, ये आलू के पराठे बनाए हैं? इसमें तो आलू ढंग से भरा भी नहीं। इस तरह बनाए जाते क्या आलू के पराठे? तुम लोगों से कोई काम कहना खुद को ही परेशान करने के जैसा है। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। इन पराठों की शक्ल देखकर मेरी भूख मर गई। इससे अच्छा खाना तो किसी हाईवे के ढाबे पर मिलता है। बस बहुत हो गया सुमन, जो बना है उसे खाकर देख लो। अगर तुम्हारी बहुएं तुमसे किसी चीज के बारे में कुछ पूछ नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं। अरे उनके माँ बाप ने उन्हें अच्छा खासा खाना बनाना सिखाया है, तभी तो बना रही है। और जब तक खुद नहीं बनाएंगी तो सीखेंगी कैसे? आलू के पराठे के साथ ये भिंडी की सब्जी, छी, नहीं खा सकती मैं ये। हमेशा अच्छा खाना, अच्छी तरह से बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं से भी अच्छी तरह से नहीं बना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कोई जरूरत नहीं है मुझे परेशान करने की। अब सुमन उस दिन भी कुछ नहीं खाती। ये सब कुछ देखकर आरती और मेघा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आखिर वे दोनों ही अपनी सास से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उन्हें एहसास होता है कि इस तरह तो सुमन बीमार हो जाएगी, और सच में सुमन का बीपी लो होने लगता है। आखिरकार दोनों बहुएं हार मानकर सुमन के पास जाती हैं और अपनी गलती की माफी मांगती है, जो उन्होंने की ही नहीं थी। माँ जी, हम हारे, आप जीते। अब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम कभी भी आपसे कोई भी बहस नहीं करेंगे। माँ जी, आपको जो काम अच्छा नहीं लगेगा वो हम दोबारा करेंगे। हम सारा काम आपको आपकी नजरों के सामने रखकर ही करेंगे। आप बस हमारे साथ चलिए। मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और आप मुझे बताते रहना कि कैसे बनानी है, हम वैसे ही बनाएंगे। हाँ माँ जी, अब से घर की सफाई और रसोई का काम सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आपको जो भी चीज अच्छी नहीं लगेगी वो हम फेंक देंगे। जो खाना अच्छा नहीं लगेगा हम उसे दोबारा बनाएंगे। हम आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, बस आप खाना खा लीजिए। अपनी दोनों बहुओं को हार मानता हुआ देखकर अब सुमन बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों से कहती है, मुझे तो पता ही था तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आखिर तुम दोनों को समझ में आ गया ना कि मैं ही सबसे ज्यादा परफेक्ट काम करती हूँ, और जब तक मैं तुम लोगों के पास खड़ी ना रहूं तब तक तुम कोई भी काम नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने माफ कर दिया। रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें देखने के लिए आती हूँ। नहीं माँ जी, आप बस जल्दी से आ जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम खाना बनाना शुरू नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम खाना बनाना शुरू करें और वो खराब हो जाए और बेकार में उसे फेंकना पड़े। हमारी भी मेहनत और समय बर्बाद होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए।
वैसे भी आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। हम आपको सहारा देकर रसोई की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको आपकी आंखों के सामने चाय बनाकर पिलाएंगे, जिसके बाद आप हमें खाने के बारे में बताते रहना। जब तक हम खाना बनाएंगे, हम रसोई में ही आपके लिए कुर्सी लगा देते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और कमजोरी की वजह से आपको चक्कर ना आ जाए। और इस तरह सुमन की जीत होती है और उसकी दोनों बहुएं हार जाती हैं। सुमन की तबीयत की खातिर दोनों बहुओं को हार मानकर सुमन की जीत को मनाना ही पड़ता है। अब सुमन ऐसे ही अपनी बहुओं को हमेशा परेशान किया करती, सारा काम अपनी नजरों के सामने करवाया करती और जो खाना उसे पसंद नहीं आता वो दोबारा बनवाया करती। और दोनों बहुओं को अपनी सास की खातिर ये सब कुछ करना भी पड़ता है। शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। शालिनी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी लाल गहरा था और चूड़े की खनक पूरे घर में गूंज रही थी। आज शालिनी की पहली रसोई थी। हर नई बहू की तरह उसके मन में भी थोड़ी घबराहट थी, सबको खाना पसंद आएगा या नहीं। और ऊपर से 3 नंदे, बाप रे। शालिनी किचन में गई जहां प्रेमलता जी दूध उबाल रही थी। सदा सुहागन रहो बेटा। अरे इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो तेरी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छा लग रहा है। आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाना है? मीठे में हलवा बना दूं? हाँ बेटा, शगन का हलवा तो बनेगा ही, लेकिन इस घर में सबकी फरमाइशें अलग अलग चलती हैं। अभी देख, तूफान आने वाला है। तभी डाइनिंग एरिया में चहल पहल शुरू हो जाती है। भूमि हाथ में घड़ी बांधते हुए तेज कदमों से आती है। मम्मी, मेरी टिफिन रेडी है, मुझे जल्दी निकलना है। और भाभी कहाँ है? ओह, गुड मॉर्निंग भाभी। वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल। भाभी सुनिए ना, आज आपकी पहली रसोई है तो मीठा तो ठीक है, पर मेरे टिफिन के लिए कुछ स्पाइसी बना देंगी प्लीज? जरूर दीदी, अभी बना देती हूँ। तभी ईशा, जो अभी अभी सोकर उठी है, आंखों को मलते हुए किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बन रहा है? हलवा? उफ, इतनी कैलोरीज। भाभी, मेरे लिए ना पोहा बना देना और उसमें ना मूंगफली ज्यादा डालना। मम्मी हमेशा कम डालती हैं। तो महारानी उठ गई, भाभी आई नहीं कि फरमाइशें शुरू। बेचारी को सांस तो लेने दो। अरे मम्मी, भाभी तो मेरी फ्रेंड है ना भाभी? और वैसे भी भाभी के हाथ का टेस्ट करना है मुझे। पास होंगी तभी तो ही नेक मिलेगा। मामी, मामी, हाँ बोलो क्यूटी पाई, आपकी क्या फरमाइश है? मामी, मुझे ना छोटा भीम वाले लड्डू खाने हैं। तभी उमा भी आ जाती है। रौनक, मामी को तंग नहीं करते। भाभी, आप बातों में मत आइएगा। आप बस शगुन का हलवा बनाइए, बाकी नाश्ता मैं और मम्मी देख लेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, आप लोग बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, आप बस थोड़ा टाइम दीजिए। अब शालिनी ने कमर कस ली। एक तरफ हलवा, दूसरी तरफ भूमि के सैंडविच, ईशा का पोहा और रौनक के लिए लड्डू। किचन से ऐसी खुशबू उठी कि पूरा घर महक गया। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे और नाश्ता लग चुका था। भूमि ने एक बाइट लेते हुए कहा, ओह माय गॉड भाभी, दिस इज अमेजिंग। बाहर का खाना फेल है इसके आगे। मम्मी, अब तो मुझे रोज भाभी के हाथ की ही टिफिन चाहिए। भाभी, आप तो मास्टर शेफ निकली। मूंगफली एकदम परफेक्ट है। मान गए, निकालिए अपना हाथ, शगुन की अंगूठी पहनानी है। मुझे कोई कुछ बोलने देगा या मैं सिर्फ खाता रहूं? शालिनी, हलवा बहुत शानदार बना है। मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। साक्षात अन्नपूर्णा आई है मेरे घर। इसी तरह सब शालिनी की तारीफ कर रहे थे। शालिनी भी अपने ससुराल में खुश थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। भूमि अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर वापस चली गई थी और उमा भी अपने ससुराल लौट गई थी। घर में अब प्रेमलता जी, ईशा, हर्ष और शालिनी ही थे। एक शाम शालिनी को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने चेकअप कराया था, रिपोर्ट उसके हाथ में थी। शालिनी रिपोर्ट लेकर हर्ष के पास कमरे में आई और कहा, हर्ष सुनिए। बोलो। वो आप पापा बनने वाले हैं। हर्ष एक पल के लिए शालिनी को देखता है, फिर रिपोर्ट देखता है और फिर उछल पड़ता है। क्या? सच में? ओह माय गॉड शालिनी, ये तो बेस्ट न्यूज है। चलो मम्मी को बताते हैं, ईशा को बताते हैं। खुशी के मारे घर सिर पर उठा लेंगे सब। हर्ष और शालिनी हॉल में आए। प्रेमलता जी टीवी देख रही थी और ईशा फोन में लगी थी। मम्मी, ईशा, टीवी बंद करो, एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हुआ भैया, प्रमोशन मिला क्या? हाँ, प्रमोशन ही समझो। मम्मी जी, वो घर में एक नया मेहमान आने वाला है। प्रेमलता जी एक पल के लिए समझ नहीं पाई, फिर उनकी आंखें चमक उठी। क्या? सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी शालिनी
मेरी बच्ची, आज तो तूने ऐसी खबर सुनाई है कि मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे खुशी के मारे। किसी की नजर न लगे इन खुशियों को। प्रेमलता जी अपनी साड़ी के पल्लू से शालिनी की नजर उतारती हैं। ओह माय गॉड, मतलब मैं अब बुआ बनूंगी। यस यस, आई एम गोना बी अ बुआ। अब मेरा भतीजा या भतीजी आएगी। पार्टी, भैया मुझे पार्टी चाहिए। रुको, दीदी और भूमि को बताते हैं। अब हर्ष उमा और भूमि को वीडियो कॉल करता है। क्या बात है, आज सब एक साथ, सब ठीक तो है? दीदी बधाई हो, आप फिर से बुआ बनने वाली हैं। शालिनी प्रेग्नेंट है। अरे वाह, बधाई हो शालिनी, बहुत बहुत बधाई। अपना ध्यान रखना। अरे हर्ष, तू सुन, अब शालिनी को किचन में ज्यादा मत जाने देना। व्हाट? सीरियसली? वाओ यार, मैं यहाँ दूर बैठी हूँ और तुम लोग वहाँ मजे कर रहे हो। बस बहुत हुआ। भाभी सुनो, मैं अपना ट्रांसफर लेटर डाल रही हूँ। बहुत हो गई नौकरी बाहर, अब मुझे अपने घर आना है। मेरे भतीजे या भतीजे के आने से पहले मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। अब तो घर में असली रौनक होगी। थैंक यू दीदी, आप आ जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आज तो मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी। आज कोई डाइट वाइट नहीं चलेगी। पूरा घर खुशियों से भर गया था। रात के खाने पर सबने खूब बातें की। आने वाले बच्चे के नाम सोचे, कमरे का रंग कैसा होगा, ये सब डिस्कस किया। सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जब रात हुई और शालिनी अपने बिस्तर पर लेटी, तो उस शोर के थमते ही उसके मन में एक अनजाना डर रेंगने लगा। खुशी के साथ साथ एक घबराहट भी थी। क्या मैं ये सब संभाल पाऊंगी? ये नंदे तो सब अपनी चलाएंगी, मेरा क्या होगा? घर की लाइटें बंद हो चुकी थी। सब खुशी खुशी अपने कमरों में सोने चले गए थे। हर्ष भी दिन भर की थकान और खुशखबरी की खुशी में गहरी नींद सो चुका था। लेकिन शालिनी की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी। उसने धीरे से तकिए के नीचे से फोन निकाला और बालकनी में जाकर निर्मला जी को फोन किया। हेलो मम्मी, सो गई थी क्या? नहीं बेटा, तेरी खुशखबरी सुनकर नींद कहाँ आएगी। मैं तो पापा को बता रही थी कि नानी बनने वाली हूँ। तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं खुश हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है। डर? कैसा डर पगली? हर्ष है ना, और तेरा इतना अच्छा ससुराल है। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर यहाँ मैं बहू हूँ और मेरी एक नहीं 3-3 नंदे हैं। अभी तो सब खुश हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में जब मेरा शरीर भारी होगा, जब मुझसे काम नहीं होगा, तब क्या होगा? यहाँ तो मुझे ही सबकी देखभाल करनी पड़ती है। भूमि दीदी, ईशा दीदी सब अपनी अपनी दुनिया में हैं। सास भी बुजुर्ग हैं। मेरी देखभाल कौन करेगा मम्मी? मुझे डर है कि मैं काम करते करते बीमार ना पड़ जाऊं। अरे पगली, ऐसा मत सोच। प्रेमलता जी बहुत अच्छी हैं। मम्मी, ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही होते हैं ना। प्लीज आप डिलीवरी के वक्त आ जाना ना, बल्कि थोड़ा पहले आ जाना। अगर आप रहोगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी, वरना यहाँ तो मेरा क्या हाल होगा भगवान जाने। अच्छा बाबा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। तू बस अपना ख्याल रख और खुश रह। टेंशन बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब फोन रख और सो जा, नींद भी जरूरी है। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। शालिनी ने फोन रखा, एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगली सुबह शालिनी की आंख खुली। उसे आदत थी जल्दी उठकर झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाने की। वो रोज की तरह उठी, बाल बांधे और किचन की तरफ जाने लगी। तभी प्रेमलता जी सामने आ गई। उनके हाथ में एक बड़ा सा नारियल पानी था। कहाँ चली शालिनी? वो मम्मी जी किचन में चाय बनाने और फिर झाड़ू भी लगानी है। खबरदार, जो किचन में कदम भी रखा तो। और झाड़ू, उसे तो बस भूल जा। पहले चुपचाप सोफे पर बैठ और ये नारियल पानी पी। नारियल पानी? मम्मी जी आप इतनी सुबह सुबह लाई? अरे, प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है। बच्चे का रंग साफ होता है और कमजोरी नहीं आती। और सुन, आज से तेरा झुकने वाला कोई भी काम बंद, बिल्कुल बंद। पर मम्मी जी घर का काम? मैंने काम वाली बाई को बोल दिया है, आज से बर्तन, झाड़ू, पोछा और यहाँ तक कि छत पर कपड़े सुखाने का काम भी वही करेगी। तेरे लिए सीढ़ियां चढ़ना मना है, समझी? शालिनी हाथ में नारियल पानी लिए हैरान रह गई। उसने सोचा था उसे काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो उसे राजकुमारी घोषित कर दिया गया था। शालिनी नारियल पानी पीकर किचन की तरफ गई, ये सोचकर कि कम से कम नाश्ता तो बना दे। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ईशा, जो आमतौर पर 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती थी, वो गैस के सामने खड़ी थी। ईशा दीदी, आप इतनी जल्दी उठ गई? गुड मॉर्निंग भाभी, सरप्राइज। अरे, अब मैं बुआ बनने वाली हूँ, मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आखिर मैं घर की सबसे कूल बुआ बनूंगी। पर आप क्या बना रही हो? लाओ मैं कर देती हूँ। नो नो भाभी, आप बस इस चेयर पर बैठिए और मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए।
आज बन रहा है उपमा। थोड़ा जल जाए तो माफ कर देना, बनाया दिल से है। ईशा अनाड़ी हाथों से सब्जियां चला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भाभी के लिए प्यार साफ दिख रहा था। भाभी, अब से मेरे भतीजे या भतीजी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉलेज जाने से पहले मैं उसका हालचाल लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, पर पढ़ाई पर भी मन लगाना है, कहीं इसके चक्कर में फेल मत हो जाना। डोंट वरी भाभी, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता टेबल पर लग गया। ईशा ने शालिनी को प्लेट दी। लीजिए भाभी, खाकर बताइए कैसा है। और हाँ, मैं कॉलेज आ रही हूँ, पर खबरदार जो आपने मेरे पीछे कोई भारी काम किया। मम्मी जी, आप ध्यान रखना इनका। लव यू भाभी, अपना और छोटू बेबी का ध्यान रखना। शालिनी ईशा को जाते हुए देखती रही। उसकी आंख नमी आ गई। जिसे वो नखरे वाली ननद समझती थी, वो आज इतनी जिम्मेदार लग रही थी। कुछ दिन बीते थे कि दोपहर में अचानक घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। भूमि ढेर सारे बैग्स के साथ उतर रही थी। दीदी, आप आ गई? सरप्राइज! मैंने कहा था ना मैं आ रही हूँ। देखो मेरा ट्रांसफर लेटर। अब मैं यही रहूंगी परमानेंट। और देखो इसमें मेरे कपड़े कम है और होने वाली बेबी के खिलौने और गिफ्ट ज्यादा हैं। दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, ये मेरा पहला भतीजा या भतीजी होगी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। भाभी, आप तो खुशियों का खजाना हो। थैंक यू भाभी। अरे भाभी, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं दीदी, वो थोड़ी मितली जैसी लग रही है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ओह, मॉर्निंग सिकनेस। कोई बात नहीं, बताओ क्या खाने का मन है? कुछ चटपटा, खट्टा? वो गोलगप्पे और चाट खाने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा। ना बाबा ना, बाहर का गंदा खाना नहीं, पेट खराब हो जाएगा। मैं घर में खिचड़ी बना देती हूँ। अरे मम्मी, प्रेगनेंसी में क्रेविंग को नहीं मारना चाहिए, बेबी दुखी हो जाएगा। भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं शहर की सबसे अच्छी दुकान से अभी स्विगी करती हूँ। साफ सुथरी चाट आएगी। आज हम सब चाट पार्टी करेंगे। आधे घंटे में टेबल पर आलू टिक्की, गोलगप्पे और दही भल्ले सजे थे। भूमि, ईशा जो कॉलेज से आ गई थी, और शालिनी मिलकर चाट खा रहे थे। यहाँ तक कि प्रेमलता जी भी एक प्लेट लेकर बैठ गई थी। खाओ भाभी खाओ, जब तक बेबी नहीं आता आपकी हर फरमाइश पूरी करना हमारी ड्यूटी है। और मेरी भी। भाभी, हम कल पिज्जा मंगाएंगे। आप लोग मुझे मोटा कर दोगी। हो जाओ मोटी, प्रेगनेंसी में सब चलता है। हम बाद में जिम ज्वाइन कर लेंगे साथ में। अभी बस एंजॉय करो। शालिनी उस हंसी मजाक के बीच अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही थी। उसके मन का डर अब प्यार और भरोसे में बदल रहा था। 9 महीने का सफर हंसी खुशी बीत गया। उमा भी अब डिलीवरी के लिए मायके आ चुकी थी। हर वक्त घर में कोई न कोई शालिनी के पास रहता था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक शालिनी की नींद एक तेज दर्द से खुली। हर्ष, हर्ष, उठिए। क्या हुआ शालिनी, पानी चाहिए क्या? पानी नहीं, दर्द हो रहा है बहुत तेज। मुझे लगता है टाइम हो गया है। ये सुनकर हर्ष के हाथ पांव फूल गए। वो बिस्तर से कूद कर भागा और हॉल में चिल्लाया, मम्मी, दीदी, भूमि, जल्दी उठो, शालिनी को लेबर पेन हो रहा है। एक ही पल में पूरा घर जाग गया। हर्ष जहां घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाबी कहाँ है, तभी उमा ने कहा, हर्ष तुम गाड़ी निकालो। भूमि, तुम शालिनी का हॉस्पिटल बैग उठाओ, मैंने सोफे पर ही रखा था। ईशा, तू शालिनी को पानी पिलाओ और सहारा देकर नीचे ला। जी दीदी, मैंने डॉक्टर की फाइल भी रख ली है। हे प्रभु, सब ठीक रखना। ईशा और उमा ने शालिनी को बहुत प्यार से सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। हिम्मत रखो भाभी, बस हम पहुंच रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अब बहुत स्ट्रांग हो। जल्दी बैठो। हर्ष, शांत हो जाइए। सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। लेबर रूम के बाहर हर्ष चक्कर काट रहा था। प्रेमलता जी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। उमा, भूमि और ईशा दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी। तीनों के चेहरों पर चिंता कम और उत्साह ज्यादा था। तभी लेबर रूम का दरवाजा खुला और एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी और डॉक्टर बाहर आई। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यस, मैं बुआ बन गई। मेरा भतीजा आ गया, मेरा पार्टनर आ गया। बधाई हो भैया, घर में कान्हा आया है। अब देखना मैं उसे कैसे बिगाड़ती हूँ। मम्मी, बधाई हो, आपका पोता आ गया। हाँ, मेरा लाडला आ गया। चलो जल्दी मिठाइयाँ मंगवाओ, पूरे अस्पताल में बांट दो। आज मेरे घर का चिराग आया है। तीनों बुआएं नर्स से विनती करने लगी कि उन्हें एक बार बच्चे को देखने दिया जाए। जब नर्स बच्चे को बाहर लाई तो तीनों ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। हर्ष को तो मौका ही मिल रहा था अपने बेटे को देखने का। अरे मैं उसका बाप हूँ, मुझे तो देखने दो। हटो भैया, अभी ये सिर्फ अपनी बुआओं के पास रहेगा।
1 हफ्ते बाद शालिनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। नन्हे मेहमान के साथ गृह प्रवेश हुआ। उसी शाम निर्मला जी भी आ गई। वो बहुत घबराई हुई थी, ये सोचकर कि उनकी बेटी की हालत खराब होगी, काम करना पड़ रहा होगा। शालिनी बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। निर्मला जी ने कमरे का नजारा देखा तो हैरान रह गई। उमा बच्चे की मालिश कर रही थी और उसके डायपर बदल रही थी। भूमि शालिनी के लिए गर्मा गर्म सूप फूंक फूंक कर ला रही थी। ईशा बच्चे के पास खिलौने सजा रही थी और उसे लोरी सुना रही थी। और प्रेमलता जी हाथों में गोंद का लड्डू लिए खड़ी थी। अरे समधन जी, आइए आइए, देखिए ये आपका नाती क्या कर रहा है। आप लोग ये सब, मतलब शालिनी काम नहीं कर रही? काम? आंटी, भाभी अभी छुट्टी पर है। अगले 2 महीने तक इन्हें बिस्तर से उतरने की भी परमिशन नहीं है। बच्चे को संभालना हम तीनों बुआओं का काम है। भाभी का काम बस आराम करना और फीड कराना है। हाँ आंटी, और रात को भी हम शिफ्ट लगाकर जागते हैं। भाभी को नींद पूरी करनी चाहिए ना। तभी प्रेमलता जी शालिनी के मुंह में जबरदस्ती लड्डू डालती हैं। खा ले बेटा, नखरे मत कर, इससे दूध अच्छा उतरता है। तुझे मेरे पोते को पहलवान बनाना है कि नहीं? देख लो माँ, मेरा अत्याचारी ससुराल। भाभी, मुन्ने की मालिश हो गई तो देखो कैसे आराम से सो गया। अच्छा, अब आप आंटी जी से बात कीजिए, हम चलते हैं। मुन्ने को मैं अपने साथ ही लिए जा रही हूँ। ठीक है दीदी। अब सब चले गए तो निर्मला जी शालिनी के पास बैठी। उनकी आंखों में एक सुकून था। बेटा, तूने मुझे फोन पर क्या कहा था कि मम्मी आ जाना, मेरी देखभाल कौन करेगा? पर मैं तो यहाँ बेकार ही आई। यहाँ तो तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है। हाँ मम्मी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था नंदे हैं, ताने मारेंगी, काम करवाएंगी। पर ये लोग तो सगी बहनों से भी बढ़कर निकले। उमा दीदी ने मुझे नहलाया, भूमि ने लिए खाना बनाया, और ईशा, वो तो रात भर जागकर बच्चे को झूला झुलाती है ताकि मैं सो सकूं। मम्मी, मैं बहुत लकी हूँ। मैंने ससुराल नहीं, दूसरा मायका पाया है। सच में बेटा, तू बहुत नसीब वाली है। तुझे 3 नंदे नहीं, 3 बहनें मिली हैं। अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। हाँ मम्मी, मुझे अब यकीन हो गया है कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे बड़ा होता है। शालिनी को देखकर अब निर्मला जी बड़ी खुश थी। अगले दिन घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। नामकरण संस्कार के लिए मेहमान आए हुए थे। रौनक अपने छोटे भाई के पालने को झूला झुला रहा था। पंडित जी ने पूजा संपन्न की। अब बच्चे का नाम रखने का समय है। बुआ कहाँ है? बुआ ही नाम रखती है। उमा, भूमि और ईशा तीनों आगे आ गई। पंडित जी, हम 3 बुआएं हैं। हम तीनों ने मिलकर एक नाम सोचा है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि शालिनी कुछ कहे। वो सबसे कुछ कहना चाहती है। मैं हमेशा सुनती थी कि ससुराल में बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस घर ने मेरे हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया। मैं आज जो भी हूँ, जितना भी खुश हूँ, वो मेरी सास और मेरी इन 3 नंदों की वजह से हूँ। इन्होंने मेरे बेटे को मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे बेटे पर जितना मेरा हक है, उतना ही हक इन तीनों बुआओं का भी है। शालिनी की बात सुनकर तीनों नंदे भावुक हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। थैंक यू भाभी, आपने हमें इतना मान दिया। तो हमने अपने लाडले का नाम सोचा है अंश, क्योंकि ये हम सबके प्यार का अंश है। बहुत सुंदर नाम है, अंश। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ये एक ऐसा परिवार है जहां ननद भाभी का रिश्ता तकरार का नहीं, बल्कि प्यार का है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि रिश्ते नाम से नहीं, व्यवहार से बनते हैं।